दोस्तों आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। आज इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग फॉरेस्टर एग्ज़ाम 20 दिसंबर को जो होने वाला है फ्रेंड्स, वनपाल का जो एग्ज़ाम होने वाला है कल, उसके लिए मास्टर वीडियो लेकर आए हैं जीव विज्ञान का। इसमें टोटल 100 प्रश्न है फ्रेंड्स, सभी है जो वन लाइनर है। जैसा कि आप लोग को पता है फ्रेंड्स कि जीव विज्ञान से 20 प्रश्न आपको पूछा जाएगा, नहीं 20 तक 80 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये 100 प्रश्न का मास्टर वीडियो है, पूरा प्रैक्टिस सेट आप जरूर देखिएगा फ्रेंड्स, और कोशिश करेंगे विद इन शॉर्ट स्पैन एंड टाइम, यानी कम से कम समय में 100 प्रश्न को डिस्कस करने के लिए। कल बताया था फ्रेंड्स कि आज दिन भर आप लोग को क्लास चलेगा फ्रेंड्स, क्योंकि कल एग्जाम है, आज लास्ट दिन है फ्रेंड्स। तो देखिए 3 घंटा 2 घंटा का अंतराल पर आपको वीडियो में प्रोवाइड करता रहूँगा फ्रेंड्स, सिलेबस के अनुसार से। फ्रेंड्स चैनल पर पहली बार विजिट करें फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आज का पहला प्रश्न है, जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। फर्स्ट रिवीजन करेंगे फ्रेंड्स, तो जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, अरस्तु को कहा जाता है। ठीक है, दूसरा में फ्रेंड्स आपका वनस्पति विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, तो वनस्पति विज्ञान का पिता थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। सवाल नंबर 3 देखिए फ्रेंड्स, आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में कि पेडोलॉजी, ठीक है, पेडोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। तो लॉजी जो भी लॉजी है फ्रेंड्स, पेडोलॉजी मेमोलॉजी सब है, जो सबको कॉन्सेप्ट क्लियर रखेगा। तो पेडोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है फ्रेंड्स, तो मृदा का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, मृदा नहीं मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। सवाल नंबर 4 को देखिए फ्रेंड्स, सवाल नंबर 4 है, कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स। तो कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है आपको एंटमोलॉजी कहा जाता है। या तो कीटों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, तो एंटमोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। इससे एक सवाल जरूर पूछा जाएगा फ्रेंड्स, फूलों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, तो फूलों का अध्ययन आपको एंथोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, किसके अंतर्गत, एंथोलॉजी के अंतर्गत फूलों का अध्ययन किया जाता है। सवाल नंबर 6 है फ्रेंड्स कि आपका वीटी कल्चर किससे संबंधित है। आपको अंगूर के उत्पादन से आपका वीटी कल्चर आपका संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला सवाल पूछा जा सकता है आपको फ्रेंड्स कि अस्थियों का अध्ययन विज्ञान किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, अस्थि में हड्डियों का, तो ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, अस्थियों यानी हड्डियों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, तो ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। सवाल नंबर 8 को देखिए फ्रेंड्स कि प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है। देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न रहे जो सिंपल पूछा जाए, क्योंकि फॉरेस्ट गार्ड में ज़्यादा हार्ड नहीं पूछा गया था फ्रेंड्स, तो लेवल क्वेश्चन का यही रहेगा। ठीक है, जीव विज्ञान से तो सभी को देख लें, प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है। एडवर्ड जेन्नर को प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक कहा जाता है। सवाल नंबर 9 पूछा जा सकता है फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वर्गीकरण विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। ये देखिए बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। तो देखिए कॉर्नेलियस लिनियस को है जो वर्गीकरण विज्ञान का जनक कहा जाता है। अगला सवाल पूछा जा सकता है फ्रेंड्स कि औषधि विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। औषधि विज्ञान के जगह पर आपको चिकित्सा विज्ञान भी रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, औषधि या चिकित्सा एक ही हुआ। तो औषधि या चिकित्सा विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, हिप्पोक्रेटिस को कहा जाता है। ठीक है, चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटिस को कहा जाता है, या तो औषधि विज्ञान का जनक। सवाल नंबर 11 में देखिए फ्रेंड्स, पूछा जा सकता है फ्रेंड्स, रुधिर परिसंचरण तंत्र का खोज किसने किया था। तो विलियम हार्वे ने आपका ब्लड सर्कुलेशन का खोज किया था फ्रेंड्स, अर्थात रुधिर परिसंचरण तंत्र का खोज किया था। किसने, विलियम हार्वे ने। सवाल आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कल फ्रेंड्स कि आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। देखिए सिर्फ वनस्पति विज्ञान का जनक रहेगा तो थियोफ्रेस्टस हो जाएगा फ्रेंड्स, लेकिन अगर पूछ दिया जाए कि आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो कॉर्नेलियस लिनियस को कहा जाता है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, कॉर्नेलियस लिनियस को आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। सवाल नंबर 13 को देखिए फ्रेंड्स कि घासों का अध्ययन व पालन वनस्पति विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो देखिए घासों का अध्ययन व पालन वनस्पति विज्ञान के आपका एग्रोस्टोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। सवाल नंबर 14 को देखिए फ्रेंड्स कि वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन वनस्पति विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। टॉप मोस्ट वीवाई सवाल है फ्रेंड्स। तो देखिए वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन आपको डेंड्रोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अगला सवाल आपसे पूछा जा सकता है फ्रेंड्स कि माइकोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। तो माइकोलॉजी के अंतर्गत आपको कवकों का अध्ययन किया जाता है फ्रेंड्स, और आपका फाइकोलॉजी कहीं कहीं रहेगा फ्रेंड्स, और एल्गोलॉजी रहेगा। ठीक है, तो के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, तो शैवालों का अध्ययन किया जाता है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है फ्रेंड्स कि माइकोलॉजी में कवकों का और फाइकोलॉजी में शैवालों का। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें कंफ्यूजन होता है, क्या है, इसमें उल्टा पुल्टा हो जाता है। तो एक ट्रिक बता देता हूँ फ्रेंड्स, जैसे शैवाल है, तो शैवाल कहाँ रहता है फ्रेंड्स, पानी में। तो पानी में शैवाल को फैला दो यानी फाइकोलॉजी। अब देखिए आपको कंफ्यूजन जो थोड़ा बहुत होता है फ्रेंड्स एग्जाम में, वो दूर हो जाएगा। आपसे क्या याद रखना है फ्रेंड्स आपको कि शैवालों का अध्ययन, तो शैवाल पानी में रहता है यानी पानी में फैलाना यानी फाइकोलॉजी। ठीक है, इस तरह से हल्का सा कुछ भी तुक्का बैठा लीजिएगा फ्रेंड्स, तो आपको एग्जाम में कंफ्यूजन नहीं होगा। तो माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन और फैलाना है शैवाल को पानी में यानी फाइकोलॉजी के अंतर्गत। सवाल नंबर 17 पूछा जा सकता है फ्रेंड्स कि सब्जी का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। ओलोरिकल्चर। ठीक है फ्रेंड्स, इसका भी ट्रिक है। देखिए एक ओल होता है फ्रेंड्स, ओल होता है जो क्या होता है, सब्जी है। ठीक है,
तो ओल सब्जी है फ्रेंड्स, तो देखिए ओलेरिकल्चर इस तरह से पता चल जाता है। अगला सवाल पूछा जा सकता है फ्रेंड्स कि जंतु विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है। तो जंतु विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत कीट का अध्ययन किया जाता है फ्रेंड्स, तो एंटमोलॉजी के अंतर्गत आपको किया जाता है। जंतु विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत, तो एंटमोलॉजी के अंतर्गत। अगला सवाल आपको पूछा जा सकता है फ्रेंड्स कि पक्षियों का अध्ययन जंतु विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स ऑर्निथोलॉजी, ठीक है, ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। अगला सवाल आपको पूछा जा सकता है फ्रेंड्स कि जीव जंतुओं के नामकरण एवं वर्गीकरण का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो जीव जंतुओं के नामकरण एवं वर्गीकरण का अध्ययन आपको टैक्सोनॉमी के अंतर्गत किया जाता है। अगला सवाल आपको पूछा जा सकता है फ्रेंड्स कोशिका का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है। तो साइटोलॉजी के अंतर्गत कोशिका का अध्ययन किया जाता है फ्रेंड्स। जबकि उत्तकों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, ये भी याद रखिए, हिस्टोलॉजी। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, साइकोलॉजी और हिस्टोलॉजी। देखिए फ्रेंड्स कोशिका, उत्तक किसे कहते हैं, उत्तक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं फ्रेंड्स, आपको टिश्यू कहते हैं। तो इसको अंग्रेजी क्या होता है, टिश्यू कल्चर होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यानी उत्तकों का अध्ययन टिश्यू कल्चर भी रहेगा, कहीं पर दिया तो कंफ्यूज नहीं होना है। और कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं फ्रेंड्स, टिश्यू यानी उत्तक कहते हैं, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स आपका कि कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है और उत्तकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी यानी कि आपका टिश्यू कल्चर कह सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स अगला है विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स, अब पता नहीं कितना बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो देखिए जो जैव विकासवाद का सिद्धांत का प्रतिपादन चार्ल्स डार्विन ने किया था फ्रेंड्स। इन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक लिखा था, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखा है, तो आपका चार्ल्स डार्विन का लिखा हुआ है। तो दोनों को एकदम फिट कर ले फ्रेंड्स, याद कर ले। सवाल नंबर देखिए फ्रेंड्स 25 में पूछा जा सकता है आपको कि पांच जगत वर्गीकरण 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने प्रस्तुत किया था। तो 5 जगत वर्गीकरण किसने पेश किया था फ्रेंड्स, तो हिक्टर ने किया था। किसने, हिक्टर ने किया था। चलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, याद रखिएगा ये। चलिए सवाल नंबर 26 को देखिए फ्रेंड्स, देखिए इसमें से आपको इस तरह से पूछा जा सकता है फ्रेंड्स। एक प्रश्न मेरे ख्याल से आपको पूछना जाना चाहिए, हो सकता है पूछा जाए फ्रेंड्स, वैज्ञानिक नाम और उससे संबंध, साधारण नाम और उसका वैज्ञानिक नाम, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स बहुत सारे कमेंट करते हैं स्टूडेंट लोग कि सर जो आप बताते हैं उसमें से हूबहू नहीं रहता है। तो देखिए इसका रीजन क्या होता है फ्रेंड्स। मान लीजिए, देखिए उदाहरण के तौर पे समझाता हूँ फ्रेंड्स कि मान लीजिए मैं आपको मानव का वैज्ञानिक नाम बता दिया, ठीक है, एक वीडियो में 2 वीडियो में। तो मानव का वैज्ञानिक नाम बता दिया, तो फ्रेंड्स कोई जरूरी नहीं कि आपको मानव का वैज्ञानिक नाम वहाँ पूछा जाएगा। सभी तो इंपॉर्टेंट है, बाघ का पूछा जा सकता है, मटर का पूछा जा सकता है, मेढक का पूछा जा सकता है, धान का पूछा जा सकता है। तो आप समझ सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो आप लोग जी फ्रेंड्स देखिए एक तरह से आपको आइडिया मिल रहा है, जैसे कि लॉजी का है तो सभी लॉजी देख लेंगे, कल्चर है तो पीसी कल्चर, सेरिकल्चर सभी देख लेंगे। इस टाइप से प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। और जो मैं कोशिश करता हूँ फ्रेंड्स, जो चुनिंदा जो बार बार रिपीट होता है वही प्रश्न को इसमें शामिल किया हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो जिसमें जो भी प्रश्न है फ्रेंड्स तो सब एग्जाम में पूछा हुआ है, इसी टाइप का प्रश्न आपको पूछा जाएगा। तो वैज्ञानिक देख लेते हैं फ्रेंड्स, एक बार फटाफट देख लेते हैं। मानव का जो वैज्ञानिक नाम क्या है, होमो सेपियंस है। बाघ का है जो क्या है फ्रेंड्स, तो पैंथेरा टिग्रिस है। सब इंपॉर्टेंट है उसी को शामिल किया है, इससे यह 2 प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। तो बाघ का हो गया पैंथेरा टिग्रिस। शेर का क्या होता है, पैंथेरा लियो, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए बाघ और शेर में 2 में कॉमन है पैंथेरा, तो लेकिन शेर में है जो लियो, ठीक है। शेर में लियो आ जाएगा और बाघ में टिग्रिस आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें ट्रिक क्या है फ्रेंड्स, तो बाघ में टिग्रिस आ रहा है तो टाइगर मतलब बाघ होता है, ठीक है फ्रेंड्स। लियो लाइन मतलब क्या होता है, शेर होता है। तो आप देखिए थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइएगा तो कभी इसमें दोनों में कंफ्यूजन नहीं होगा। देखिए बाघ का है पैंथेरा टिग्रिस, टिग्रिस यानी टाइगर मने बाघ, और शेर का है पैंथेरा लियो, लियो यानी क्या, लायन मने शेर होता है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए इस तरह से याद रखें। मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है फ्रेंड्स, तो पाइसम सटाइवम है, ठीक है। पाइसम सटाइवन है जो इसका वैज्ञानिक नाम है। मेढक का देखिए पूछा जाता है, मेढक का है जो वैज्ञानिक नाम क्या है फ्रेंड्स, तो राणा टिग्रिना। देखिए मेढक क्या टर टर करते रहता है फ्रेंड्स, इस तरह से कुछ तो का भिड़ा ले, मेढक का राणा टिग्रिना। देखिए आज से याद रहेगा फ्रेंड्स, मेढक का क्या होगा, तो टर टर करता है नहीं टिग्रिना, ये भी पकड़ के रखिएगा तो कन्फ्यूजन नहीं होगा एग्जाम में। चलिए सवाल बिल्ली का है जो आपका वैज्ञानिक नाम क्या है फ्रेंड्स, तो फाइलिस काइटस है, ठीक है। बिल्ली का है जो आपका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो फाइलिस काइटस कहा जाता है। काइट मतलब बिल्ली होता है, काइटस पकड़ा जाएगा। धान का क्या है फ्रेंड्स, तो ओराइजा सटाइवा नाम है, ठीक है। ओराइजा सटाइवा है जो धान का वैज्ञानिक नाम है। सरसों का वैज्ञानिक नाम क्या है फ्रेंड्स, तो ब्रेसिका कंपेस्ट्रिब्स है, ठीक है फ्रेंड्स। ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस है जो सरसों का वैज्ञानिक नाम है। गेहूं का क्या है फ्रेंड्स, ये भी पूछा जाता है। गेहूं का है जो ट्रिटिकम एस्टिवम है, ठीक है। गेहूं का वैज्ञानिक नाम ट्रिटिकम एस्टिवम। चना का क्या है फ्रेंड्स, तो सीसर एरिएटिनम है। आपका गाय का ये भी पूछा जाता है। बॉस इंडिकस है जो गाय का आपका वैज्ञानिक नाम है। आम का क्या फ्रेंड्स, तो मैगीफेरा इंडिका, ये तो पता चलेगा फ्रेंड, मैगीफेरा मैंगो मीन्स आम होता है। तो देखिए फ्रेंड्स ये सब याद कर लेगा फ्रेंड्स। इसलिए मैं बोलता हूँ फ्रेंड्स कि कोई जरूरी नहीं कि फ्रेंड्स 1-2 प्रश्न मैं बता रहा हूँ वो आपका एग्जाम में 100% वही लगेगा, लेकिन जो थीम बता रहा हूँ फ्रेंड्स उसका कॉन्सेप्ट क्लियर रखेगा। तो ये सभी को याद कर लेगा फ्रेंड्स, हो सकता है इसे एक प्रश्न पूछा जाए।
चलिए फ्रेंड्स, अगला सवाल देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि यीस्ट और मशरूम किस प्रकार के जीव होते हैं। तो इसको फ्रेंड्स आपको किसके, फंगी यानी कवक के अंतर्गत रखा जाता है। यीस्ट और मशरूम को किस प्रकार के अंतर्गत रखे हैं, किस प्रकार के जीव होते हैं, एक कवक है, फफूंद है, फंगी। चलिए फ्रेंड्स, अगला सवाल आपको पूछा जा सकता है फ्रेंड्स कि जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा होता है। बहुत ही टॉप मोस्ट भी सवाल है फ्रेंड्स। तो देखिए, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है फ्रेंड्स, आपका पुष्प होता है। ठीक है, ऑप्शन में 4 में आपको जड़ दे देगा, तना दे देगा, पुष्प दे देगा, इस तरह से। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए जीवन चक्र है तो पुष्प होता है फ्रेंड्स, पुष्प से ही फल बनता है, तो जीवन चक्र आने चलना है फ्रेंड्स, तो पुष्प है जो इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, इस तरह से पूछा जा सकता है। अगला सवाल है फ्रेंड्स, क्लोरोफिल के निर्माण में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो मैग्नीशियम। ऐसे ही पूछा जाता है फ्रेंड्स कि क्लोरोफिल में कौन सा धातु पाया जाता है, तो मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। तो क्लोरोफिल के निर्माण में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण होता है, तो मैग्नीशियम होता है। अगला सवाल आपको पूछा जा सकता है फ्रेंड्स कि साधारणतः अधिकांश कीट किसके द्वारा श्वसन करते हैं। देखिए VVI क्वेश्चन है, एकदम टॉप मोस्ट VVI फ्रेंड्स। इसमें देखिए विद्यार्थी लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं, कहीं पे ट्रैकिया दिया रहता है फ्रेंड्स, कहीं पे वातक तंत्र दिया हुआ रहता है। ठीक है, तो देखिए साधारणतः अधिकांश कीट किसके द्वारा श्वसन करते हैं, तो ट्रैकिया है जो आपका इंग्लिश टर्म हो गया फ्रेंड्स, और इसी का हिंदी है जो वातक तंत्र है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है फ्रेंड्स, अगर जो वातक तंत्र दे देता है तो यही मारिएगा, नहीं तो अंग्रेजी ट्रैकिया रहेगा तो ट्रैकिया। ज़्यादातर फ्रेंड्स आपको ट्रैकिया देता है, लेकिन कभी कभी वातक तंत्र देता है। तो साधारणतः जो अधिकांश कीट होते हैं वो किसके द्वारा श्वसन करते हैं, तो उसका एक विशेष अंग होता है ट्रैकिया, उसी के द्वारा करते हैं। सवाल नंबर 31 को देखिए फ्रेंड्स कि शहतूत के फल का वैज्ञानिक नाम क्या है। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स, तो सोरोसिस है। ठीक है, शहतूत सोरोसिस, शहतूत के फल का वैज्ञानिक नाम सोरोसिस है। अगला सवाल देखिए फ्रेंड्स, ये भी बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। एथलीट फुट नामक बीमारी किससे होती है, जो पैर में सूजन हो जाता है फ्रेंड्स, तो ये फफूंद से होता है। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो एथलीट फुट होता है फ्रेंड्स वो किससे होता है, तो फफूंद से होता है। अगला सवाल फ्रेंड्स आपका कि स्तन कैंसर का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, तो मेमोग्राफी। ठीक है, मैमोग्राफी के अंतर्गत स्तन कैंसर का अध्ययन किया जाता है। अगला सवाल है फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉप मोस्ट पूछा जा सकता है फ्रेंड्स, इसे सभी याद रखिएगा। ये सभी चट्टानों पर उगने वाले पादप को क्या कहते हैं फ्रेंड्स, तो इसको लिथोफाइट्स कहते हैं। हिंदी में क्या है कहते हैं इसको, तो हिंदी में कहते हैं शैलोद्भिद कहते हैं। ठीक फ्रेंड्स, चट्टानों पर जो पादप उगते हैं उसको क्या कहते हैं, लिथोफाइट कहते हैं फ्रेंड्स। और एक इंपॉर्टेंट ये भी पूछा जाता है बार बार कि नमक युक्त मिट्टी में उगने वाले पादप क्या कहलाते हैं, तो जो नमक युक्त मिट्टी में, नमकीन मिट्टी में उगते हैं उसे हैलोफाइट कहते हैं। ठीक फ्रेंड्स, क्या हैलोफाइट। चट्टानों पर हो गया फ्रेंड्स आपको लिथोफाइट और नमक पे हैलोफाइट। अगला सवाल आपको पूछा जा सकता है फ्रेंड्स कि पौधों के किस भाग से हल्दी प्राप्त होता है। बहुत ही टॉप मोस्ट VVI सवाल है फ्रेंड्स, ऐसा पूछा गया है फॉरेस्ट गार्ड में। आलू, मूली, गाजर के बारे में पूछा गया है, तो हो सकता है ये प्रश्न हूबहू आपको पूछा जाए। तो देखिए पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होता है, तो पौधे के तने से प्राप्त होता है। लेकिन हम लोग खाते हैं क्या फ्रेंड्स, तो हल्दी का जो खाने वाला हिस्सा होता है उसका प्रकंद खाते हैं। ठीक है, क्या खाते हैं, प्रकंद के। हल्दी किससे प्राप्त होता है, तो पौधे के तने से प्राप्त होता है। चलिए अगला सवाल फ्रेंड्स देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। लाल मिर्ची किसकी उपस्थिति के कारण तीखी होती है। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसा ट्रिक बताऊंगा फ्रेंड्स, जिंदगी में कभी नहीं भूलिएगा। लाल मिर्ची किसके, तो कैप्सेसिन के कारण। देखिए जब मिर्ची खाते हैं तो तीता लगता है फ्रेंड्स, तीता लगता है तो क्या सिसियाते हैं, सीसी करते हैं, तो देखिए कैप्सेसिन, सेसिन यानी सिसियाना। तो इस तरह से याद रखिए फ्रेंड्स, अब कभी नहीं भूलिएगा। लाल मिर्ची किसकी उपस्थिति के कारण तीखी होती है, तो कैप्सेसिन, सिसियाते हैं फ्रेंड्स, यानी कैप्सेसिन के कारण। अगला सवाल है फ्रेंड्स कि रेशम का कीड़ा अपने जीव काल के किस अवस्था में वाणिज्यिक तंतु उत्पन्न करता है। टॉप मोस्ट VVI सवाल है फ्रेंड्स, पूछा हुआ सवाल है, बहुत बार रिपीट हुआ है। तो देखिए रेशम का कीड़ा जब प्यूपा अवस्था में रहता है फ्रेंड्स, तभी वो है जो वाणिज्यिक तंतु उत्पन्न करता है। कौन सा अवस्था में, तो प्यूपा अवस्था में। अगला सवाल है फ्रेंड्स, देखिए डॉल्फिन किस वर्ग के अंतर्गत आता है। बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, 4 ऑप्शन दिया रहेगा, इस तरह से दिया रहेगा। तो जो डॉल्फिन है जो फ्रेंड्स आपका स्तनपायी वर्ग के अंतर्गत आते हैं डॉल्फिन। अगला फ्रेंड्स देखिए मेढक कैसा जीव है, ये भी पूछा जा सकता है फ्रेंड्स। तो मेढक कैसा है, उभयचर है, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, एम्फीबियन कहते हैं। देखिए उभयचर प्राणी किसे कहते हैं फ्रेंड्स, जो जल और स्थल दोनों पर रह सकता है उसी को उभयचर कहते हैं। तो मेढक है जो आपका उभयचर प्राणी के अंतर्गत, जीव के अंतर्गत आता है। अगला सवाल पूछा जा सकता है आपको फ्रेंड्स कि एंटिमीवा हिस्टोलिस्टिका नामक परजीवी मानव के किस अंग में पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, आपको लीवर दे देगा, आंत दे देगा, छोटी आंत, बड़ी आंत, इस तरह से आमाशय दे देगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा जो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नामक परजीवी होता है फ्रेंड्स, वो आपको हम लोग का क्या आंत में रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, आंत में पाया जाता है, इंटेस्टाइन में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए सवाल नंबर 42 को देखें कि सीप, घोंघा, कटलफिश, कौड़ी
ठीक है फ्रेंड्स, किस संघ के अंतर्गत आते हैं? तो देखिए ये सब सीप हो गया, घोंघा हो गया, कटल फिश हो गया, कौड़ी, ये सभी जो मोलास्का संघ के अंतर्गत आते हैं। याद रखिए फ्रेंड्स, किसके? मोलास्का संघ के अंतर्गत। अगला सवाल आपको पूछा जा सकता है फ्रेंड्स कि किस शैवाल से आयोडीन का निर्माण होता है? तो देखिए फ्रेंड्स, उसको हिंदी में तो भूरी शैवाल कहते हैं, लेकिन अंग्रेजी पूछा जाता है तो उसका नाम है लेमिनेरिया। ठीक है फ्रेंड्स, लेमिनेरिया नामक शैवाल से आयोडीन का निर्माण होता है। तो याद रखिएगा, हिंदी में भूरी शैवाल, अंग्रेजी में लेमिनेरिया। अगला सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि क्यूनिन, ठीक है, क्यूनिन किसकी छाल से प्राप्त किया जाता है? सिंपल सा प्रश्न है फ्रेंड्स, सभी जानते हैं सिनकोना की छाल से क्यूनिन प्राप्त किया जाता है। ठीक है, 45 नंबर क्वेश्चन को देखिए फ्रेंड्स, आधुनिक अनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है? देखिए फॉरेस्ट गार्ड में पूछा गया था फ्रेंड्स इस तरह से क्वेश्चन आपको कि जो ग्रेगर जॉन मंडल है किसके लिए, किससे संबंधित है? तो आनुवंशिकी से संबंधित है फ्रेंड्स। तो ये प्रश्न पूछा जा चुका है फ्रेंड्स। फिर भी याद रखें कि आधुनिक अनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है? या तो आधुनिक आनुवंशिकी का पिता किसे कहा जाता है? फादर ऑफ आनुवंशिकी किसे कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मंडल को कहा जाता है फ्रेंड्स। इन्होंने मटर के पौधे पे प्रयोग किए थे। अगला सवाल देखिए फ्रेंड्स कि अधिकांश एंजाइम विकर किस ताप पर सर्वाधिक सक्रिय होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो देखिए जो अधिकांश एंजाइम विकर होता है वो 20 से 35 डिग्री सेल्सियस पे सर्वाधिक सक्रिय होता है। सवाल नंबर 47 को देखिए फ्रेंड्स कि जैविक कोशिका के किस कोशिका अंग को ऊर्जा घर कहा जाता है? सिंपल सा प्रश्न है फ्रेंड्स। पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अगला सवाल है फ्रेंड्स कि प्लाज्मा झिल्ली किन पदार्थों से बनी होती है? देखिए ये टॉप मोस्ट बीबीआई सवाल है फ्रेंड्स। तो जो प्लाज्मा झिल्ली प्रोटीन तथा लिपिड से बनी होती है। कहीं कहीं पे फ्रेंड्स प्रोटीन तथा लिपिड न दे करके लाइपोप्रोटीन दे देगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो दो में से एक ही देगा। तो इसमें से जो आप दोनों को याद रखिएगा। प्लाज्मा झिल्ली किन पदार्थों से बनी होती है? तो प्रोटीन तथा लिपिड, या तो फ्रेंड्स लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। ठीक है, तो दो में से एक ही देगा, तो दोनों याद रखें। अगला सवाल पूछा जा सकता है आपको फ्रेंड्स कि मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं पाई जाती है? तो देखिए लसिका कोशिकाएं है जो फ्रेंड्स मानव शरीर के स्प्लीन यानी पलीहा में पाई जाती है। अगला सवाल पूछा जा सकता है आपसे कि किस जीव में लिंग गुणसूत्र नहीं पाए जाते हैं? तो देखिए छिपकली एक ऐसा जीव है फ्रेंड्स जिसमें आपका लिंग गुणसूत्र इसमें नहीं पाए जाते हैं, छिपकली में नहीं पाए जाते हैं। सवाल नंबर 51 को देखिए जंतु कोशिका में अनुपस्थिति होती है। देखिए भी प्रश्न वहां पूछा गया था फ्रेंड्स। देखिए जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होती है? तो कोशिका भित्ति। ये कोशिका भित्ति है जो आपका किसमें पाया जाता है फ्रेंड्स? तो आपका पादप कोशिका है ना, उसमें पाया जाता है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति के कारण ही फ्रेंड्स दोनों में डिफरेंट होता है। ठीक है, अंतर किया जा सकता है। तो यदि जंतु कोशिका अनुपस्थित होती है, किसमें कोश में अनुपस्थित होती है? तो क्या कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है? प्रश्न आपको पूछा जा चुका है फॉरेस्ट गार्ड में फ्रेंड्स। चलिए सवाल नंबर 52 को देखें कि किस कोशिका की पाचन थैली कहते हैं? किस कोशिका को, यहाँ मैं टाइपिंग मिस्टेक हुआ फ्रेंड्स, किसे कोशिका की पाचन थैली कहा जाता है? ठीक है फ्रेंड्स, पढ़ने में मिस्टेक हो रहा है, लिखा हुआ ठीक है। किसे कोशिका की पाचन थैली कहा जाता है? देखिए फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लाइसोसोम को फ्रेंड्स आपको कोशिका की पाचन थैली कहा जाता है फ्रेंड्स। और पूछा जाता है कि आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो इसी लाइसोसोम को कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए इस तरह से नया तरफ से प्रश्न पूछा जा सकता है। किसे कोशिका का पाचन थैली कहा जाता है? तो लाइसोसोम को। या तो आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम को ही कहा जाता है। सवाल नंबर 53 को देखिए फ्रेंड्स कि मनुष्य के किस ऊतक में जन्म के पश्चात कोशिका विभाजन नहीं होता है? बीबीआई सवाल है फ्रेंड्स। तो देखिए तंत्रिका ऊतक में जन्म के बाद कोशिका विभाजन नहीं होता। ध्यान से याद रखिए फ्रेंड्स, किसका? तंत्रिका ऊतक में। अगला सवाल को देखिए। अगला सवाल है फ्रेंड्स जिन शब्द सर्वप्रथम किसने प्रतिपादन किया था? ठीक है, तो जॉनसन ने दिया था। ठीक फ्रेंड्स, जिन शब्द का प्रतिपादन सर्वप्रथम जॉनसन ने किया था। ये भी महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स, याद रखें। इसी लेवल का क्वेश्चन बायोलॉजी से मेरे ख्याल से आपको वहाँ पूछा जाएगा फ्रेंड्स। फिर भी आप ज़्यादा से ज़्यादा कवर करके जाएं सिलेबस में, जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करके जाएं जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए 55 नंबर सवाल को देखें कि मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? देखिए इसमें विद्यार्थी सिंपल प्रश्न है फ्रेंड्स, लेकिन अक्सर जल्दी में हड़बड़ में गड़बड़ करके आ जाते हैं। अगर जो जोड़ा में पूछेगा फ्रेंड्स तो ध्यान दीजिएगा 23 होगा। ऑप्शन में आपको दोनों दिया हुआ रहेगा। और अगर जो ऐसे पूछे गुणसूत्रों की संख्या तो कितना हो जाएगा? 46 हो जाएगा। तो देखिए क्या होता है जल्दी में फ्रेंड्स, यहाँ जोड़ा और या तो संख्या नहीं देखते हैं, और या 23 या तो 46 दो में से अंदाजे में रंग देते हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो ध्यान दीजिएगा कि गुणसूत्रों की संख्या पूछेगा तो 46 हो जाएगा फ्रेंड्स। और जोड़ा अगर जो पूछा यहाँ पर पूछे कि कितना जोड़ा होता है तो 23 जोड़ा आता है। तो इस पर ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, सिंपल प्रश्न है लेकिन इसमें गड़बड़ होता है बहुत। चलिए सवाल नंबर 56 को देखें कि किसे जीवन का भौतिक आधार माना जाता है? टॉप मोस्ट बीबीआई सवाल है फ्रेंड्स। तो जीव द्रव्य, जिसे अंग्रेजी में प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, उसी को क्या है? जीवन का भौतिक आधार माना जाता है। पता नहीं कितना बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है फ्रेंड्स एग्जाम में, तो याद रखें। अगला सवाल हो सकता है पूछा जाए फ्रेंड्स कि जीवों के द्विनाम पद्धति के जन्मदाता कौन थे? बहुत बार एक प्रश्न रिपीट हुआ है, तो
कोरेलियस लिनियस को ही जीवों के द्विनाम पद्धति का जन्मदाता कहा जाता है। द्विनाम पद्धति किसने दिया था? तो कोरेलियस लिनियस साहब ने दिया था। अगला सवाल देखिए फ्रेंड्स कि केंद्रक का खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक का खोज किया था। अगला सवाल पूछा जा सकता है मानव शरीर के सबसे लंबी कोशिका कौन है फ्रेंड्स? तो तंत्रिका तंत्र की कोशिका या न्यूरॉन की कोशिका है फ्रेंड्स, वही जो सबसे लंबी है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए इसका पीडीएफ अगर जो चाहिए फ्रेंड्स इस वीडियो का, तो आपका जो इस वीडियो है इसका नीचे डिस्क्रिप्शन में वहाँ पर आपका वेबसाइट का लिंक दिया हुआ, उस पर फ्रेंड्स जो भी मैं मास्टर वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ सबका पीडीएफ वहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो देखने के बाद में फ्रेंड्स वहाँ पर जा करके इसका पीडीएफ और जो पहले किया हूँ फ्रेंड्स वो पीडीएफ जा करके डाउनलोड कर लिया है फ्रेंड्स, और वहाँ पर आप बहुत सारा हिंदी का और जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट वहाँ पर आप जा करके आराम से देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, वहाँ से इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स 60 नंबर सवाल है कि शरीर में ऊतकों का निर्माण किस पोषक तत्व से होता है? तो किससे होता है फ्रेंड्स? प्रोटीन से होता है। ठीक है, किससे होता है? ऊतकों का निर्माण किससे होता है? देखिए फ्रेंड्स सवाल यहाँ पर आंसर दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स, तो लग रहा है कि सभी सवाल हम लोग जानते हैं या तो बहुत आसान सवाल है, लेकिन यही सवाल है फ्रेंड्स वहाँ पर शरीर में ऊतकों का निर्माण किस पोषक तत्व से दिया जाए, और वहाँ पर 4 ऑप्शन दे दिया जाए, प्रोटीन से, विटामिन से, कार्बोहाइड्रेट से, ग्लूकोज से। तो वहाँ पर क्या कन्फ्यूजन पैदा होता है, तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ फ्रेंड्स कि ये सब प्रश्न मुझजवानी याद होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे शरीर में ऊतकों का निर्माण किस पोषक तत्व से होता है? तो प्रोटीन से होता है, एकदम कंफर्म होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो वहाँ कंफ्यूजन नहीं पैदा होगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आंसर दिखता है फ्रेंड्स, तो लगता है कि सभी प्रश्न आसान है। अब देखिए फ्रेंड्स इसी तरह से इसे कहिए, देखिए किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी ऑप्शन हम लोग नहीं देख रहे हैं फ्रेंड्स, तो आप लोग गेस करिए किसे कहा जाता है। किस विटामिन को हार्मोन भी माना जाता है? तो विटामिन डी को माना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से देखिए विटामिन डी को हार्मोन माना जाता है। अगला सवाल है फ्रेंड्स कि कौन सा एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है? तो कौन सा होता है? ट्रिप्सिन एंजाइम। बहुत ही टॉप मोस्ट वीवीआई सवाल है फ्रेंड्स कि जो कौन सा एंजाइम है प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है? तो ट्रिप्सिन एंजाइम है जो फ्रेंड्स आपका प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। अगला फ्रेंड्स है फ्रेंड्स कि लार किसके पाचन में सहयोग करता है? गेस करें फ्रेंड्स किसका सहयोग करता है? तो लार है जो आपका स्टार्च के पाचन में सहयोग करता है। अगला फ्रेंड्स देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसमें अक्सर विद्यार्थी कंफ्यूज होते हैं, दोनों का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। कैप्सूल का जो बाहरी आवरण होता है फ्रेंड्स, जो हम लोग कैप्सूल खाते हैं, दवाई मेडिसिन खाते हैं, उसका किसका बना होता है? तो अभी देखिए स्टार्च का बना होता है। अब नोट्स में जो भी देखिए कि कैप्सूल की खाली कवर जिसे केमिकल से बनाया जाते हैं उसका नाम क्या? जिलेटिन है, यानी कि जिलेटिन से बनाया जाता था पहले। ठीक है फ्रेंड्स, जिलेटिन से बनाया जाता है। जिलेटिन क्या होता है फ्रेंड्स? जो गाय का चर्बी होता है फ्रेंड्स उसी से ये बनाया जाता है। ठीक है, हालांकि आजकल स्टार्च का भी प्रयोग कैप्सूल का कवर बनाने में होता है। तो देखिए फ्रेंड्स ऑप्शन के हिसाब से मारिएगा। अगर जो पूछे कैप्सूल का बाहरी आवरण है जो किसका बना होता है, स्टार्च दिया रहे तो स्टार्च मारिए फ्रेंड्स, नहीं तो जिलेटिन दिया रहेगा तो जिलेटिन मारिएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स, याद रखिएगा जिलेटिन और स्टार्च। चलिए सवाल नंबर 65 को देखिए फ्रेंड्स कि मानव शरीर में पाचन की अधिकांश क्रिया किस अंग में संपन्न होती है? तो सब पाचन का जो अधिकांश क्रिया होता है आपका छोटी आंत में होता है। प्रश्न भी पूछा जा सकता है फ्रेंड्स कि पचे हुए भोजन का अवशोषण मानव शरीर के किस अंग में होता है? तो जितने भी पचे हुए भोजन खाते पीते हैं हम लोग फ्रेंड्स, वहाँ जो अवशोषण होता है वो भी छोटी आंत में होता है फ्रेंड्स। अधिकांश क्रिया पाचन की अधिकांश क्रिया भी छोटी आंत में होता है। सवाल नंबर 66 को देखिए दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब हो जाता है? सभी जानते हैं फ्रेंड्स लैक्टोबैसिलिस बैक्टीरिया के कारण खराब हो जाता है। दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है फ्रेंड्स? तो रासायनिक परिवर्तन है, ये इसका कॉन्सेप्ट भी आप लोग क्लियर रखिएगा। ठीक है, दूध से दही बनना रासायनिक परिवर्तन है, मोमबत्ती का पिघलना भौतिक परिवर्तन है, खाना बनना रासायनिक परिवर्तन है, इसका कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर करके जाइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मोमबत्ती का जलना कैसा परिवर्तन है? ठीक है, तो ये सब का इसका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, इससे एक प्रश्न अवश्य आपको पूछा जाएगा। तो दूध से दही बनना कैसा है फ्रेंड्स? आपको रासायनिक प्रतिक्रिया है। ठीक है, उसका उदाहरण है। तो यह सवाल पूछा जाता है दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब हो जाता है? तो लैक्टोबैसिलिस के कारण होता है। चलिए फ्रेंड्स अगला सवाल है कि पालक के पत्तों में किस पोषक तत्व की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो आपका आयरन की अधिक होती है, यानी लौह की सबसे अधिक होती है। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड्स कि आपका कौन सा एंजाइम दुग्ध प्रोटीन को पचाने में सहायक है? बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, रेनिन। दूध को पचाने में सहायक जो आपका एंजाइम है उसका नाम क्या है? रेनिन है। देखिए रेनिन का एंजाइम जो बच्चे में ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है, नवजात शिशु है फ्रेंड्स उसमें बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वो दूध पी करके ही रहता है फ्रेंड्स, तो उसमें उसको ज़्यादा जरूरत पड़ता है। तो कौन सा एंजाइम दूध प्रोटीन को पचाने में सहायक? तो रेनिन। अगला सवाल आपको पूछा जा सकता है फ्रेंड्स आपका कि मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ भंडारित होता है? तो आपका लीवर में होता है फ्रेंड्स। ठीक है, लीवर मीन्स यानी यकृत हो गया। और मानव शरीर का फ्रेंड्स सबसे बड़ा जो आपका अंग है, मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन है फ्रेंड्स? तो यकृत को ही मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि आपको माना जाता है। ठीक है, तो मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित कहाँ होता है? तो आपका यकृत में होता है। प्रश्न ये भी पूछा जाएगा फ्रेंड्स कि मानव शरीर के हृदय में कितने चेंबर होते हैं? तो याद रखिएगा कितने? 4 चेंबर होते हैं। मानव
शरीर के हृदय में 4 कोष्ठक या 4 चेंबर होते हैं फ्रेंड्स। पूछा जा सकता है कि मेढक के हृदय में कितने चेंबर होते हैं, तो उसमें 3 होते हैं। ध्यान से दोनों को याद रखिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो बहुत सारा प्रश्न है फ्रेंड्स, ये सब जानते होंगे, मुझे पता है फ्रेंड्स, इसमें से बहुत सारा प्रश्न का जवाब आपको पता है, लेकिन फ्रेंड्स एग्जाम के पहले रिवीजन बहुत ही जरूरी है, नहीं तो एग्जाम में जो प्रश्न आता है फ्रेंड्स उसमें कन्फ्यूजन होता है। अगर रिवीजन करके जाइएगा फ्रेंड्स, एक बार देख के जाइएगा तो ताज़ा रहेगा फ्रेंड्स, तो आराम से बना सकते हैं, इसलिए मैं रिवीजन आपको करा रहा हूँ फटाफट। तो मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ भंडारित होता है? यकृत में फ्रेंड्स, जो मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्लैंड है, ग्रंथि है। देखिए फ्रेंड्स, ये सवाल को पपीता में कौन सा विटामिन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है पूछा जा सकता है फ्रेंड्स आपको। तो देखिए पपीता में तो विटामिन ए भी पाया जाता है और सी भी पाया जाता है, करीब करीब सभी पाया जाता है फ्रेंड्स, लेकिन प्रचुर मात्रा में सबसे अधिक विटामिन सी पाया जाता है, ठीक है। पपीते में विटामिन सी भरपूर होता है, साथ ही साथ विटामिन ए की मात्रा भी जो पर्याप्त होती है, सफिशिएंट होता है, ठीक है। लेकिन सर्वाधिक में आ जाएगा आपका विटामिन सी, उसके बाद विटामिन ए, ठीक है। सवाल नंबर 71 को देखें, दूध का श्वेत रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो देखिए दूध का जो सफेदी होता है फ्रेंड्स वो काइसिन के कारण होता है, ठीक है। दूध के में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? काइसिन। लेकिन जब दूध पीलापन होने लगता है, पीला होने लगता है फ्रेंड्स, तो किसके कारण से हो जाता है? वो उसमें कैरोटीन की मात्रा आ जाती है। तो दूध की सफेदी श्वेत रंग होता है काइसिन के कारण। अगला सवाल पूछा जा सकता है फ्रेंड्स कि किस विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में होता है, ठीक है फ्रेंड्स। कौन सा होता है? तो विटामिन डी, ठीक है। विटामिन डी और विटामिन B3 का जो निर्माण हमारे शरीर में होता है, क्योंकि फ्रेंड्स हम लोग जो सूर्य प्रकाश में रहते हैं फ्रेंड्स, तो वहाँ से हम लोग को प्रतिक्रिया करके हमारे शरीर में विटामिन डी का निर्माण होता है। तो याद रखिएगा डी और B3 का निर्माण हमारे शरीर में होता है। चलिए फ्रेंड्स अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल आपका है, पौधे और जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट का संचयन किस रूप में होता है? देखिए टॉप मोस्ट BBI सवाल है फ्रेंड्स, पौधे और जंतुओं दोनों में पूछा जा रहा है। तो पौधों में जो कार्बोहाइड्रेट का जो संचयन होता है स्टार्च के रूप में होता है। पौधे में जो कार्बोहाइड्रेट है उसका संचयन स्टार्च के रूप में होता है, जबकि जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट का संचयन आपका ग्लाइकोजेन के रूप में होता है। इसको एकदम माइंड में फिट कर ले फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो पौधों में स्टार्च के रूप में और जंतुओं में ग्लाइकोजेन। अगला सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स कि घाव भरने में कौन सा विटामिन सहायक है? तो विटामिन सी सहायक है फ्रेंड्स। अगला सवाल को देखते हैं, जल में कौन सा विटामिन घुलनशील है? तो बी और सी है जो जल में घुलनशील है फ्रेंड्स। आपका बच गया ADE, ठीक है। ये है जो आपका वसा में घुलनशील है, एडेक याद रखिएगा फ्रेंड्स, 2 ही है जो आपका जल में घुलनशील है, बाकी आपका है ADE है जो किसमें है फ्रेंड्स? आपका वसा में घुलनशील है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स। अगला सवाल आपका हो गया, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है फ्रेंड्स। रिकेट्स रोग को ही सूखा रोग भी कहा जाता है, ठीक है। ये ज़्यादा आपका बच्चे में होता है, ठीक है फ्रेंड्स, इससे हड्डी प्रभावित होती है। तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स आपका रोग होता है। अगला सवाल है फ्रेंड्स कि रक्त का थक्का बनने में किस विटामिन की सहायता है होगा, ठीक है फ्रेंड्स। किस विटामिन सहायता, सॉरी, रक्त का थक्का बनने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ क्या होगा? आवश्यकता होती है, ठीक है। तो रक्त का थक्का बनने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है? तो विटामिन के की आवश्यकता होती है। किसकी फ्रेंड्स? तो विटामिन के की आवश्यकता होती है रक्त को थक्का जमाने में। अगला सवाल है फ्रेंड्स आपका कि संक्रमण रोधी विटामिन किसे कहते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स। देखिए संक्रमण रोधी विटामिन, आपको विटामिन ए को संक्रमण रोधी विटामिन कहते हैं। इसी सवाल को देखिए इस तरह से बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि कौन सा विटामिन शरीर को रोगों से प्रतिरक्षा प्रदान करता है, यानी संक्रमण रोधी होता है विटामिन ए। तो देखिए फ्रेंड्स दोनों सवाल सेम है, लेकिन इस तरह से पूछा जा सकता है कि संक्रमण रोधी विटामिन किसे कहते हैं? विटामिन ओ कहते हैं। या तो कौन सा विटामिन शरीर के रोगों को प्रतिरक्षा प्रदान करते थे? विटामिन ए। 80 नंबर सवाल देखिए, कौन सा तत्व किडनी में पथरी को बनने से रोकता है? तो मैग्नीशियम तत्व है जो किडनी में पथरी को बनने से रोकता है। अगला सवाल पूछा जा सकता है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट, कि कौन सा फल स्कर्वी रोग के उपचार में उपयोगी होता है? देखिए क्वेश्चन किस तरह से घुमाया हुआ है। अब देखिए फ्रेंड्स स्कर्वी रोग, तो स्कर्वी रोग किसके कमी से कारण होता है? विटामिन सी के कमी के कारण होता है, ठीक है फ्रेंड्स। विटामिन सी के कमी से स्कर्वी रोग होता है। अब जानते हैं फ्रेंड्स तो विटामिन सी का प्रचुर मात्रा सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है? आंवला में पाया जाता है। तो देखिए इस तरह से प्रश्न आपको पूछा जा सकता है कि कौन सा फल स्कर्वी रोग के उपचार में उपयोगी है? तो आंवला, क्योंकि स्कर्वी रोग है जो विटामिन सी के कमी से होता है। अगला सवाल है फ्रेंड्स आपका कि 82 अनाज के छिलके में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो सभी जानते हैं B1 थायमिन पाया जाता है। अगला सवाल पूछा जा सकता है फ्रेंड्स आपका, पादपों में किस संरचना के द्वारा जल ऊपर चढ़ता है? ये बहुत जाइलम और फ्लोएम का कॉन्सेप्ट क्लियर रखेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो जाइलम द्वारा क्या होता है फ्रेंड्स? नीचे से जड़ से जल का संचरण होता है फ्रेंड्स, ठीक है। लेकिन एक फ्लोएम होता है फ्रेंड्स, तो फ्लोएम से क्या होता है कि जो पत्ती में खाना बनता है सर पेड़ पौधे के, तो खाने का जो संवहन करता है वो क्या करता है? फ्लोएम करता है। और जल का है जो कौन करता है? नीचे से ले जाता है कौन? तो जाइलम। तो दोनों का कॉन्सेप्ट क्लियर रखेगा फ्रेंड्स। ये उत्तक है पेड़ पौधे का। अगला सवाल को देखिए फ्रेंड्स, वर्मी कंपोस्ट क्या है? पूछा जा सकता है फ्रेंड्स। तो एक कार्बनिक जैव उर्वरक है वर्मी कंपोस्ट। अगला सवाल पूछा जा सकता है फ्रेंड्स कि किस पौधे को
औषधिक भारतीय चिकित्सक कहा जाता है? तो औषधिक भारतीय चिकित्सक आपको आंवला को कहा जाता है। अगला सवाल पूछा जा सकता है फ्रेंड्स, बहुत ही टॉप मोस्ट बीबीआई सवाल है फ्रेंड्स। देखिए इसमें कंफ्यूजन होता है अक्सर विद्यार्थी। अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? बीज दे देगा, पत्ती दे देगा, फूल दे देगा, इस तरह से दे देगा, तना दे देगा, ठीक फ्रेंड्स। तो देखिए जो अफीम नशीला पदार्थ है फ्रेंड्स वो आपका फूल से प्राप्त होता है, ठीक है। देखिए किस तरह से ट्रिक है, फीम फूल, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए अफीम फूल किस तरह से, देखिए ट्रिक बैठ गया फ्रेंड्स, अब कभी जिंदगी में नहीं भूलिएगा। अफीम किससे? तो अफीम फूल, इस तरह से याद हो गया फ्रेंड्स। तो कुछ ना कुछ तुक्का भिड़ाना चाहिए फ्रेंड्स, क्या ये तुक्का भी आपको एग्जाम में काम करता है, क्योंकि वहाँ पे कंफ्यूजन होता है। तो अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? आप कभी नहीं भूलिएगा फ्रेंड्स। जैसे कोई पूछेगा तो अफीम में क्या हो जाएगा, अफीम फूम, अफीम आ गया तो फूल आ गया, ठीक है। तो इस तरह से याद रखिए कुछ। फिर देखिए ये भी टॉप मोस्ट बीबीआई फ्रेंड्स। तो अफीम का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, किससे? फूल से प्राप्त होता है, अफीम फूल हो गया फ्रेंड्स। और कॉफी पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं? बीज से प्राप्त होता है। अगला फ्रेंड्स आपका वायु प्रदूषक के सूचक होते हैं, तो लाइकेन्स होते हैं, जो क्या होता है? वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं। कल वाला जो वीडियो बनाया था फ्रेंड्स उसमें मैं बताया था, लाइकेन है जो किसका? वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं। अगला सवाल है फ्रेंड्स कि गेहूं, धान एवं जौ में कैसी जड़ें पाई जाती है? टॉप मोस्ट बीबीआई सवाल है फ्रेंड्स। तो इसमें तंतुमय जड़ें पाई जाती है। जो गेहूं, धान एवं जौ होता है उसमें तंतुमय जड़ें पाई जाती है। 90 नंबर सवाल देखिए फ्रेंड्स, ये भी देखिए बीबीआई यहाँ कर दिया फ्रेंड्स। प्याज किसका परिवर्तित रूप है? इसमें बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूज होते हैं, इसमें क्या है, पत्ते का कर देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन ध्यान रखिएगा कि प्याज है जो आपको तने का परिवर्तित रूप है, बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। वहां पर आपका पत्ता भी दे देगा, ठीक है, जड़ दे देगा, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो प्याज है जो किसका है? तो तने का है। अगला सवाल है फ्रेंड्स कि ऑक्जेलिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत क्या है? यानी किसमें पाया जाता है ऑक्जेलिक एसिड? टमाटर में, टमाटर में, ठीक है फ्रेंड्स। जो कपड़ों में दाग धब्बा लगता है उसको छुड़ाने में मदद होता है ऑक्जेलिक एसिड, किसका प्राकृतिक स्रोत? आपका टमाटर है। अगला सवाल है फ्रेंड्स, सिरका में कौन सा एसिड पाया जाता है? इसका जबरदस्त ट्रिक है फ्रेंड्स। सिर मतलब माथा, सिर में क्या होता है? टिक होता है। अब देखिए किसमें टिक आ रहा है? एसिटिक में आ रहा है। अब कभी जिंदगी में नहीं भूलिएगा, सिरका में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो सिर में टिक होता है। टिक किस में आ रहा है? एसिटिक में आ रहा है, ठीक है। साइट्रिक में और इसमें कंफ्यूजन होता था। तो आप देखिए सिर में टिक पकड़ के रखिएगा फ्रेंड्स, जब भी सिर का पूछेगा अपना टिक पकड़ के रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरह से कुछ तुक्का भिड़ा लीजिए। तो सिरका में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो एसिटिक, सिर में टिक। चलिए फ्रेंड्स अगला अंगूर और इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बहुत बार बता चुका है फ्रेंड्स। कोई अगर ज़्यादा बोल रहा है तो समझ ले कि अंगूर और इमली खा करके ज़्यादा टटर मत करो। जो खट्टा चीज खा लेता है फ्रेंड्स वो ज़्यादा टटर करने लगता है। तो इस तरह से तुक्का भिड़ा ले। तो अंगूर और इमली में कौन सा होता है? टाइटेरिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। इस तरह से कुछ याद रखें। अगला सवाल है फ्रेंड्स कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोलेस्ट्रॉल की सामान्य सीमा मानव में कितनी होती है? तो कोलेस्ट्रॉल की जो एक लिमिटेशन है फ्रेंड्स, सामान्य सीमा है, कितने होना चाहिए एवरेज? तो 150 से 260 mg प्रति 100 ml होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। कितना? 150 से लेकर के कितना फ्रेंड्स? 260 mg प्रति 100 ml कोलेस्ट्रॉल की मात्रा होना चाहिए। यही है कोई आपको सामान्य सीमा है मानव में, याद रखिएगा। अगला सवाल है फ्रेंड्स कि रक्त के स्कंदन में सहायक पदार्थ कौन है? तो फाइब्रिनोजोन है जो फ्रेंड्स रक्त के स्कंदन में सहायक करता है, सब जानते होंगे। अगला सवाल है फ्रेंड्स, लड़ो और उड़ो नामक नाम से किस हार्मोन को जाना जाता है? बहुत बार रिपीट हुआ है। तो एड्रिनल हार्मोन को लड़ो और उड़ो हार्मोन कहा जाता है। 97 नंबर सवाल देखिए फिर से, मानव शरीर का सामान्य तापमान सेल्सियस में कितना होता है? याद रखिए फ्रेंड्स, सेल्सियस में कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। फ़ारेनहाइट में कितना होता है? तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो याद रखिएगा मानव शरीर का सामान्य तापमान सेल्सियस में कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है एग्जैक्टली। फ़ारेनहाइट में कितना होता है? तो 98.6 डिग्री फ़ारेन होता है फ्रेंड्स। और केल्विन में कितना होगा फ्रेंड्स? इसका जवाब आप हमें बताइएगा कमेंट कर करके, ठीक है। मानव शरीर का जो तापमान है केल्विन में कितना होगा फ्रेंड्स, इसको कन्वर्ट करके बताइए कमेंट करके। चलिए अगला सवाल है फ्रेंड्स, सवाल नंबर 98 को देखते हैं कि पशुओं के थानों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन की सुई लगाई जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। 99 नंबर सवाल को देखिए। 99 नंबर सवाल है फ्रेंड्स कि पानी में भय, देखिए फ्रेंड्स पानी में भय यानी हाइड्रोफीबिया नामक बीमारी किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो देखिए हाइड्रोफीबिया है जो फ्रेंड्स जिसको हो जाता है फ्रेंड्स उसको पानी से भय लगता है, इसलिए पानी भय बीमारी भी कहा जाता है इसको। तो कहीं पे हाइड्रोफीबिया ना दे करके पानी भय बीमारी भी रहेगा। तो पानी भय या हाइड्रोफीबिया नामक बीमारी आपका वायरस के द्वारा होता है, विषाणु के द्वारा होता है फ्रेंड्स। और ये खास करके रेबीज से होता है, ठीक है। देखिए रेबीज या हाइड्रोफीबिया विषाणु से फैलने वाला खतरनाक रोग है। किससे फैलता है? विषाणु से फैलता है। यह रोग कुत्ते, बिल्ली, सियार और भेड़िए के काटने या जख्म को चाटने से होता है। इसका विषाणु वायु के द्वारा भी फैलता है। तो याद रखें विषाणु के द्वारा होता है फ्रेंड्स, और खास करके रेबीज। तो रेबीज के द्वारा ही आपका हाइड्रोफीबिया या पानी भय बीमारी होता है। 100 नंबर प्रश्न को देखते हैं फ्रेंड्स, मलेरिया से मानव का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो स्प्लीन यानी प्लीहा प्रभावित होता है।
101 फ्रेंड्स, इस सवाल का लास्ट सवाल है, इस वीडियो का लास्ट सवाल है फ्रेंड्स आपका कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। रेड ब्लड कॉर्पस्कुलेंस का यानी लाल रक्त कणिकाएं का जीवन काल 120 दिन के करीब होता है फ्रेंड्स। अगर जो पूछा जाए आपका डब्ल्यूबीसी जो हमारे शरीर में प्रतिरोधी क्षमता का विकास करता है फ्रेंड्स, इसका जीवन काल तो फ्रेंड्स मात्र 3 से 4 दिन है। तो इस दोनों का कॉन्सेप्ट याद रखिएगा फ्रेंड्स। डब्ल्यूपीसी व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कुलेंस का जीवन काल होता है जो कितना होता है फ्रेंड्स, तो आपको 3 से 4 दिन का होता है। जबकि आपका जो आरबीसी होता है फ्रेंड्स, आरबीसी इसका कितना होता है फ्रेंड्स, तो 120 दिन होता है। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है फ्रेंड्स, तो आपका बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा में निर्माण होता है। ये भी लाल रक्त कणिकाएं का निर्माण कहाँ होता है फ्रेंड्स, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, हो सकता है आपको एग्जाम में, कल के एग्जाम में पूछ दिया जाए। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है फ्रेंड्स, तो बोन मैरो में यानी कि अस्थि मज्जा में निर्माण होता है। ये भी याद रखिएगा, आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा बोन मैरो में होता है। इसका जीवन काल कितना 120 दिन होता है। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है फ्रेंड्स, 3 से 4 दिन होता है। तो बहुत सारा प्रश्न है फ्रेंड्स, और आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग पढ़ के जाइएगा, ठीक फ्रेंड्स। तो देखिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसमें पीडीएफ भी इसका दिया हुआ है फ्रेंड्स, तो वहाँ जाकर के आप पीडीएफ डाउनलोड कर लिया फ्रेंड्स। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स, तो पुनः एक बार कर रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा फ्रेंड्स, और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा, तभी तो आपको महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन समय से आपको मिलता रहेगा। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर के फ्रेंड्स आप पीडीएफ इसका डाउनलोड कर ले, और बहुत सारा मटेरियल वहाँ जाकर के आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। ठीक 2 घंटा के बाद में फ्रेंड्स आपको नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट आपको फिजिक्स या रसायन से कोई मिलेगा फ्रेंड्स। शाम तक आपको फिजिक्स और रसायन दोनों को मिल जाएगा फ्रेंड्स। उसके बाद में एक मास्टर वीडियो आपका हिंदी का भी प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है फ्रेंड्स। और देखिए फ्रेंड्स ओएमआर शीट कैसे भरा जाएगा, उसमें देखिए ओएमआर शीट भरने में 5 बातों पर ध्यान देना फ्रेंड्स। इससे संबंधित वीडियो मैं बना दूंगा फ्रेंड्स, उसमें उसको जाकर के आप जरूर देख लीजिएगा। 5 बातों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।